गुलाम रसूल जी पूर्व सांसद रहे या एमएलसी रहे, मैं ये भी नहीं जानता हूं कि उनकी इतिहास क्या है, लेकिन जब उनका बयान नवादा में आया है तो एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिस विषय के ऊपर वो बोले हैं उसका भी उनको क ख ग भी जानकारी नहीं है। जो उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान और हमारे प्रधानमंत्री साहब आतंकवाद या पाकिस्तान के ऊपर हर तरह से असफल हैं तो हम 30% मुस्लिम समुदाय के लड़कों को भर्ती करो और हम उनके ऊपर पूरी तौर पर सफलता प्राप्त कर लेंगे। अगर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है वो अचीवमेंट सेना का है या वो अचीवमेंट किसी राजनीतिक दल का है, वो किसी सरकार का है? आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पर भी लगते हैं। तो उस समय इंदिरा मैडम को पूरी भारत ही नहीं दुनिया में उनका एक मतलब माना गया कि एक ऐसी प्रधानमंत्री रही जिन्होंने एक नए देश का उदय किया और पाकिस्तान जैसे इस तरह के हरकतों वाला नापाक मंसूबे रखने वाले को बंटवारा कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, पार्टी के पूर्व एमएलसी और सांसद गुलाम रसूल बलियावी का एक बयान आया है। बयान सेना को लेकर है और बयान यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर पाकिस्तान से लड़ने में दिक्कत हो रही हो तो वो 30% मुसलमानों को सेना में भर्ती करवा दें। अब इस बयान पर बिहार की राजनीति में खूब उबाल है, खूब बवाल है और बयान ऐसा है कि जेडीयू ने यानी कि गुलाम रसूल बलियावी जिन्होंने ये बयान दिया उन्हीं की पार्टी ने इस बयान से किनारा कर लिया है, बल्कि खूब सुनाया भी है गुलाम रसूल बलियावी को। सेना को लेकर ऐसे बयान पहले भी आते रहे हैं, मसलन आरजेडी कोटे के मंत्री हैं सुरेंद्र यादव, उनकी तरफ से भी बयान आया सेना को लेकर। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे बार बार और सेना पर सियासत कितनी ठीक है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बीएसएफ के रिटायर्ड कमांडेंट ललन सिंह मौजूद हैं। सर, पहले तो गुलाम रसूल बलियावी का जो बयान आया है कैसे देखते हैं उस बयान को? देखिए, गुलाम रसूल जी पूर्व सांसद रहे या एमएलसी रहे, मैं ये भी नहीं जानता हूं कि उनकी इतिहास क्या है, लेकिन जब उनका बयान नवादा में आया है तो एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जिस विषय के ऊपर वो बोले हैं उसका भी उनको क ख ग भी जानकारी नहीं है। जो उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान और हमारे प्रधानमंत्री साहब आतंकवाद या पाकिस्तान के ऊपर हर तरह से असफल हैं तो हम 30% मुस्लिम समुदाय के लड़कों को भर्ती करो और हम उनके ऊपर पूरी तौर पर सफलता प्राप्त कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये बयान ऐसे नहीं दिया गया है। बयान में दो चीजें बहुत साफ है, इसके जड़ के अंदर राजनीति, सत्ता और उनके डूबते हुए जहाज का जरूर कहीं ना कहीं सोच है। हालांकि ये हजारीबाग, रांची पहले भी इनका इतिहास रहा है कि ये कई अनाप शनाप बयान देते रहे, लेकिन अगर सेना के ऊपर आप बयान देते हैं तो इस बयान को आप ये समझिए कि आप देश के साथ किसी तरह का घात कर रहे हैं और ये घात इतनी खतरनाक होगी जो आपको और आप जिस भी दल में होंगे उस दल के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह होगा। आपने बहुत सही कहा कि इस तरह का बयान जो है हमारे नेताओं के द्वारा आजकल हो रहा है, जैसे सुरेंद्र यादव जी हैं या दिग्विजय सिंह जी हैं या पुराने समय में आपके भी कुछ नेता हैं जिन्होंने बालाकोट, उरी इसके बारे में प्रमाण की इनकी जरूरत पड़ी थी। लेकिन मैं यकीनन बोल सकता हूं कि पाकिस्तान ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके अंदर हमारे भारतीय सेना में कोई और भी समुदाय को लेकर हम अपनी ताकत और वजूद को बढ़ा सकते हैं। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, धर्म के साथ कोई भी मतलब भारतीय सेना का मिलाप नहीं होता और सेना के साथ धर्म को कभी नहीं मिलाया जाता, क्योंकि भारतीय सेना जो है केवल भारत की सेना है और उसमें धर्म कोई मकसद नहीं होता। वहां सभी धर्म के लोग एक होते हैं, उनका मकसद एक होता है, उनका लक्ष्य एक होता है। जैसे मैं बताऊं, फील्ड मार्शल मानेक शाह, अपना एयर चीफ मार्शल अर्जुन सिंह जी, मेजर शैतान सिंह और हवलदार क्वार्टर मास्टर अब्दुल हमीद, सभी अलग अलग जातियों से आते थे, लेकिन उनकी जो सोच थी, उनकी जो रणनीति थी, वो केवल देश के प्रति समर्पण की थी और यही आज हमारे देश की सेना की काबिलियत है। और एक गुलाम रसूल जी
अगर इस तरह का बयान दिए हैं तो बहुत जरूरी है कि इनके ऊपर सख्त एक्शन भी लिया जाए। जैसा आपने कहा बहुत भाई कि हमारे जो जनता यूनाइटेड और उनके सर्वोच्च जो नेता है हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी इस बयान को खारिज किया है। लेकिन कितनी बार इस तरह के बयानों को खारिज किया जाएगा? जरूरी है कि एक ऐसा उनको पनिशमेंट और इनकी दूरी बनाई जाए कि जिससे देश में एक उदाहरणार्थ स्थिति पैदा हो और कोई भी राजनेता, रसूखदार या कोई भी राष्ट्र विरोधी तत्व इस तरह की बयानों से अपने आप को दूरी रखें या बचाव रखें। कार्रवाई होनी चाहिए। एकदम सटीक और सही जो हमारा सोच है कि इस तरह से सोना के ऊपर जो बयानें आती हैं उसके ऊपर हमारी जो आईपीसी है, कानूनी धाराएं हैं, उनके ऊपर जांच के बाद लगाई जाएं। क्योंकि आपने देखा है घाटी के अंदर कई एक हालिया बयान आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि बाहरी को नहीं आने देंगे। 370 हटने के बाद महबूबा मुफ्ती का, फारूक अब्दुल्ला का, उमर अब्दुल्ला का और इस तरह की बयानों की होड़ मची हुई है। इसका एक ही कारण है कि ये अपनी राजनीतिक विरासत को चमकाना चाहते हैं। लेकिन एक बात बहुत साफ है, भारतीय सेना के ऊपर किसी तरह का बयान पूरी देश को एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक गुलाम रसूल जो इन्होंने कहा है कि हम करबला भी कर देंगे, ये सब गलत बातें हैं। हमारा देश एक ऐसा देश है जहां हर धर्म का एक सम्मान है और फौज के बारे में तो अनाप शनाप बोलने वाले को इस देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सेना को लेकर बयान भी आते हैं जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। सेना को लेकर सियासत भी होती है। भारतीय जनता पार्टी पर भी इस तरह के आरोप लगते हैं, केंद्र सरकार पर भी इस तरह के आरोप लगते हैं। अगर सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है, वो अचीवमेंट सेना का है या वो अचीवमेंट किसी राजनीतिक दल का है, वो किसी सरकार का है? आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पर भी लगते हैं। वो आपने भी ये बात सही कहा कि हर पार्टी जो है अपने सेना के काबिलियत और जज्बे के ऊपर कुछ अपना फायदा और स्वार्थ देखती है। लेकिन मेरा यकीनन इस बात का आपके पास मैं जवाब देने में हिचक नहीं रहा हूं कि 1971 में अगर 1 लाख पाकिस्तानी फौज को आत्मसमर्पण कराया गया था, एक नए देश का उदय हुआ था हमारी भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल के कामों के द्वारा, तो उस समय इंदिरा मैडम को पूरी भारत ही नहीं दुनिया में उनका एक मतलब माना गया कि एक ऐसी प्रधानमंत्री रही जिन्होंने एक नए देश का उदय किया और पाकिस्तान जैसे इस तरह के हरकतों वाला नापाक मंसूबे रखने वाले को बंटवारा कर दिया। तो मैं ये कहता हूं जो सत्ता होती है, जो स्वतंत्रता के बाद हमें संविधान ने हमें कुछ अधिकार प्रदत्त किए हैं, उसमें लोकतंत्र में नेता और राजनीतिक दल इसकी एक मान्यता होती है। तो मैं ये कहने में कोई शक नहीं करता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष होकर अपने फौज के मार्फत अपने देश की छवि को बनाता है तो ठीक है। लेकिन ये भी सही नहीं मान सकते कि आप उसके काबिलियत और जज्बा को आप अपने स्वार्थ के लिए कुछ आगे बढ़ाएं, जो सही नहीं हो सकता। तो भारतीय सेना को केवल सेना रहने दिया जाए, किसी भी पार्टी को चाहे वो सत्ता हो विपक्ष हो उसको अपने दलीय स्वार्थ के लिए उसका फायदा न उठाया जाए। लेकिन मैं एक चीज बताता हूं, आपने गलवान में देखा जैसे गुलाम रसूल जी ने कहा है कि एलएसी के ऊपर बहुत प्रॉब्लम है, चीन से बात नहीं कर सकते। मैं कहता हूं गलवान के अंदर 100 लोगों को डंडे से मार के और उनकी मौत की घाट उतारी गई। हाल के दिनों में त्वांग के अंदर जो हमारी भारतीय सेना ने और आईटीबीपी ने एक्शन किया वो काबिल तारीफ थी। तो इसका मतलब है कि आपको जानकारी नहीं है और आप उस विषय में बहुत ज्यादा बात करने की कोशिश करते हैं और आपका मकसद एक ही है कि मैं राजनीतिक एक ऊंचाइयों पर चला जाऊं। लेकिन अभी हालत यह है कि लोगों के अंदर यह बैठ गया है कि हमारे जो कुछ राजनेता हैं जो केवल स्वार्थ के लिए सामाजिक व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा को चोट पहुंचा रहे हैं और कट्टरवाद, और चाहे वो किसी भी दल के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो, किसी हिंदू या मुस्लिम समाज से हो या सिख ईसाई से हो। आपने देखा खालिस्तान की हालत क्या है, पंजाब बॉर्डर के ऊपर ड्रोन से हथियार गिराए जा रहे हैं। और आपने ये भी देखा कनाडा में रेफरेंडम हो रहा है और हिंदू मंदिरों को भी गिराया जा रहा है। उनका मकसद एक ही है, आईएसआई के द्वारा इनको समर्थन मिल रहा है, इनको हर तरह का नेटवर्क में चाहे वो आर्थिक हो चाहे और भी तरह की इनको सहायता दी जा रही है। और भारत के अंदर आंतरिक सुरक्षा में एक तरह से एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहते हैं। आपने हाल के दिनों में देखा है कि कई मीडिया बाहर की हमारे भारत की छवि को खराब करना चाहती है। तो ये जो देश का सुरक्षा है इसमें किसी तरह का समझौता नहीं हो सकता, चाहे वो दल का हो या किसी कट्टरवाद
सामाजिक संस्था का हो या किसी रसूखदार या नेता का हो। हमारे साथ बीएसएफ के रिटायर्ड कमांडेंट ललन सिंह थे और जाहिर तौर पर जो विवाद चल रहा है सेना को लेकर, सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के नेता का बयान आया है और ऐसा बयान जिससे जेडीयू ने ही किनारा कर लिया है, तो उस पर बातचीत कर रहे थे। सेना को लेकर जो राजनीतिकरण होता है और सेना पर सियासत करके हर कोई उसकी लहलहाती फसल काटना चाहता है। बीजेपी भी इसके लिए कह सकते हैं बदनाम है, बीजेपी पर भी आरोप लगते हैं और दूसरी तरफ आप जो बयान आ रहे हैं वो देख ही रहे हैं। तो इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।